नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का और अभिभावकों का मैं हर्षद जानी कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कक्षा 12वीं में विषय की शुरुआत करूं उससे पहले आइए मिलकर एक सुंदर सा सुविचार और प्रार्थना करते हैं। सुविचार: उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो वो हमें हरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। इसी सुंदर सुविचार के साथ आइए मिलकर 1-2 मिनट की प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के साथ आइए जो हमने नया लेसन 5वां चालू किया है वो लेसन के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लेसन 5वां अर्थशास्त्र के अंतर्गत गरीबी नाम का जो लेसन हम लोगों ने चालू किया था उस लेसन के अंतर्गत हमने जिन मुद्दों की चर्चा पहले कर ली है उन मुद्दों के बारे में एक बार थोड़ा टैली कर लेते। ये मुद्दे बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के अंतर्गत जो मुद्दे आने वाले हैं वैसी मुद्दों का ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसी के आधार पर आप लोगों को इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने गरीबी का अर्थ देखा था इस लेसन के अंतर्गत। उसी क्रम में हमने गरीबी का जो स्वरूप है, परंपरागत और आधुनिक, मतलब आय रूपी और गैर आय रूपी जो गरीबी का अर्थ है उसके बारे में भी 2 अंकों में देखने का प्रयत्न किया। उसके बाद गरीबी के प्रकार, निरपेक्ष और सापेक्ष, उसके अंतर्गत अब मैं चालू करूँ उससे पहले गरीबी का अर्थ एक बार पुनः आप लोगों को दोहरा दूँ। ऐसे तो गरीबी का अर्थ बार बार मैं इसलिए दोहराना चाहूँगा कि लेसन का हार्द है गरीबी। यदि व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकता अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान की प्राप्ति न कर सके तो उसे गरीब, और देश की ऐसी परिस्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। पुनः एक बार, यदि व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान पूरा नहीं कर सके तो ऐसे व्यक्ति को गरीब और देश की संपूर्ण स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। अब गरीबी का स्वरूप हम लोगों ने देखा था, पेज नंबर 49 पर आप लोग जाओ तो उसके अंतर्गत मैंने
गरीबी के मुख्य दो स्वरूप आपको बताए थे, सापेक्ष और निरपेक्ष, जिसमें हमने निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत की जानकारी तो ले ली थी। अब आगे का हमारा जो मुख्य मुद्दा चालू हो रहा है वो गरीबी रेखा। क्या होता है गरीबी रेखा? 3 अंकों का ये सवाल है। 3 अंकों में गरीबी रेखा पर टिप्पणी यदि आप लोगों को पूछी जाए तो इसके मुद्दे मैंने अपने हिसाब से बनाकर आप लोगों को दिए, थोड़े नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले गरीबी रेखा किसे कहते हैं? मतलब ऐसे तो देखा जाए तो गरीबी के नीचे आने वाला व्यक्ति अर्थात गरीबी रेखा, बट सैद्धांतिक परिभाषा के तौर पर यदि आप देखो तो सरकार के द्वारा नियत की गई प्राथमिक आवश्यकता, जिसमें अनाज, दाल, दूध इत्यादि वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति यदि खर्च नहीं कर पाता तो उसे गरीब, और ऐसी देश की स्थिति को गरीबी रेखा के नीचे, ये तो गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है। पुनः एक बार, सरकार के द्वारा नियत की गई प्राथमिक आवश्यकता, अनाज है, दाल है, रोटी है, कपड़ा है, दूध है, उसको प्राप्त करने के लिए यदि व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता तो ऐसे व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे, और देश की ऐसी स्थिति को गरीबी रेखा के नाम से जाना जाता है। यह हुआ आपकी 1 अंक की परिभाषा। उसी क्रम के अंतर्गत यदि आप लोग जाओ तो गरीबी रेखा का मापन करने के लिए इसकी शुरुआत जो गरीबी रेखा के मापन की थी वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अंडरलाइन करने हो तो कर लीजिएगा, टिक मार्क कर लीजिएगा कि भाई गरीबी रेखा का मापन किसने शुरुआत में दिया था? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसने कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापन। अब एक कैलोरी क्या होती है? तो कैलोरी वैज्ञानिक मुद्दा है। शरीर में जो काम करने के लिए ऊर्जा शक्ति चाहिए उसको कैलोरी के नाम से जाना जाता है। मैं उसके अंतर्गत नहीं जाऊँगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो कैलोरी के आधार पर स्तर नक्की हुआ उसमें 2 भागों में वो स्तर बढ़ गया। एक ग्रामीण लोगों के लिए प्रतिदैनिक कैलोरी और शहरी लोगों के लिए प्रतिदैनिक कैलोरी। ग्रामीण लोगों के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदैनिक रूप से और शहरी लोगों के लिए 2100 कैलोरी निश्चित की गई। कैलोरी का माप आपकी किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है। आपके जहन में भी एक सवाल तो उपस्थित हुआ ही होगा कि सर गाँव में कैलोरी अधिक क्यों और शहर में कम क्यों? तो इसका एक ही कारण है कि गांव के जो लोग होते हैं वो शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, जिसकी वजह से उसको कैलोरी की ज़रूरत अधिक पड़ती है, और शहर के लोग शारीरिक काम कम करते हैं इसलिए उसको कैलोरी की ज़रूरत कम पड़ती है। कैलोरी की इस पद्धति को आयोजन पंच, भारतीय आयोजन पंच जो चल रहा था उसने 1969 में इस कैलोरी की मात्रा को क्या किया? मंजूर किया। ध्यान दीजिएगा 3 मुद्दे हुए, ऐसे 4 मुद्दे। गरीबी रेखा की परिभाषा, फिर गरीबी रेखा का मापन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कैलोरी के आधारभूत माना, गांव के लोगों के लिए 2400 कैलोरी और शहर के लोगों के लिए 2100 कैलोरी निश्चित की गई, और कैलोरी की इस पद्धति को हमारे आयोजन पंच ने सन 1969 में मंजूर किया। उसके बाद दांडेकर और रथ, ये दोनों अर्थशास्त्रियों के नाम हैं, दांडेकर भी और रथ भी, दोनों की समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1960-61 में 15 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति खर्च और शहर के लिए 22.5 रुपये का खर्च नक्की किया। ध्यान दीजिएगा ये 1960-61 की बात है। 60-61 में 15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी और शहर के लिए 22.5 रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि दांडेकर और रथ समिति ने 1960-61 में 15 रुपये यदि गांव का व्यक्ति खर्च करने की क्षमता रखता है अथवा नहीं रखता तो गरीब है, और रखता है तो गरीब नहीं है, और शहर में रहने वाला व्यक्ति 22.5 रुपये खर्च कर पाता है तो गरीब नहीं है, और अगर 22.5 रुपये खर्च नहीं कर पाता तो ये गरीब है। अर्थात 1900 मतलब जो कैलोरी में चल रहा था उससे पहले 1960-61 के अंतर्गत वो प्रति व्यक्ति का खर्च चल रहा था, जिसकी मात्रा थी 15 और 22.5 रुपये। उसके बाद की जो कमेटी बनी, प्रोफेसर DT
लाकड़ावाला समिति की आपकी किताब के अंतर्गत है, जिसने 1993 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए बढ़ाकर 57 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति खर्च का अनुमान लगाया। ध्यान दीजिएगा, जो 15 रुपये और 22.5 रुपये था वो बढ़ाकर 1993 में 49 रुपये और 57 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति का खर्च का अनुमान हो गया गरीबी रेखा को मापने के लिए। उसके बाद इस गरीबी रेखा की मर्यादा ये रही, इन लोगों ने जो माप दिया वो माप केवल भूखमरी रेखा बनकर रह गई, क्योंकि माप इतना कोई खास या तो वास्तविक नहीं था कि जिसकी असर देश के अर्थतंत्र के आधार पर मापी जा सके, क्योंकि कोई भी गरीबी का मापन केवल कैलोरी के आधार पर या इतने रुपये के आधार पर नहीं किया जा सकता। गरीबी रेखा को यदि आपको मापनी है तो तीसरा मुद्दा देखिए, उसमें लिखा है कि संतुलित आहार है, स्वास्थ्य है, बिजली है, रसोई है, ईंधन है, कपड़ा है, शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च है, आवास पर किया जाने वाला खर्च है, वगैरह खर्चों का समावेश इसके अंतर्गत किया जाता है। गरीबी रेखा के मापन की उपयुक्त मर्यादा के कारण पुनः एक बार गरीबी पर क्या किया गया, विचार किया गया। मतलब उपयुक्त जो खर्च और कैलोरी बताया था, कैलोरी तो चलो एक बार की चल गई, पर खर्च उचित नहीं था, क्योंकि 57 रुपये, 39 रुपये और ये जो 22.5 रुपये है वो व्यवहारिक नहीं थे। इसलिए गरीबी की रेखा के ऊपर पुनः एक बार विचार किया गया और उसके अंतर्गत प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की समिति उपस्थित हुई 2009 में, जिसने सरकार को नई कार्य पद्धति के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके सौंपी और उसके अंतर्गत वास्तविक आंकड़े आपकी किताब में 49 पेज पर लास्ट में पैराग्राफ में है, लास्ट में लाइन में, कि 1911-12 के अंतर्गत प्रति व्यक्ति जो मासिक खर्च था वो ग्रामीण लोगों के लिए 816 रुपये और शहरी लोगों के लिए 1000 रुपये नक्की किया गया। और इस प्रकार से गरीबी का मापन एक नए तरीके से, यहाँ भी आपके मन में प्रश्न तो आएगा ही कि भाई गांव के लिए 816 केवल और शहर में 1000, तो वही बात कि गांव के लोगों के अन्य खर्च बहुत कम होते हैं और शहर के लोगों के अन्य खर्च अधिक होते हैं, इसलिए गांव में जो 816 और शहर में 1000। उसी क्रम के अंतर्गत पेज नंबर 50 पर यदि आप लोग जाते हो तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी का मापन, क्योंकि हमने जो ये देखा था मापन आगे के अंतर्गत वो था राष्ट्रीय मापन, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का मापन भी किया गया। किसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी का मापन? कि सामान्य रूप से किसी एक वर्ष के दौरान वयस्क आयु मतलब 18 साल के ऊपर का व्यक्ति के द्वारा लिए जाने वाले आवश्यक संशोधन हेतु जो खर्च निश्चित किया गया है और व्यक्ति अगर वो खर्च भी कर नहीं सकता तो ऐसे व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय गरीब और ऐसी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक वर्ष के दौरान जो भी खर्चा नक्की किया है वो खर्च यदि व्यक्ति करने के लिए सक्षम नहीं है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय गरीब के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी का निर्धारण किस संस्था के द्वारा? तो कि विश्व बैंक के द्वारा किया गया। कब? 2005 में। और उसने कितने रुपए नक्की किए? तो कि दैनिक रूप से $1.25 वो बढ़कर 1990 में $1, 2015 में $1.90 निश्चित किया गया। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का जो मापन है वो किया गया। 2005 में $1.25, 90 में जो $1 था वो बढ़कर 2005 में $1.25 कर दिया और 2015 में उसका मान बढ़ाकर $1.90 जितना नक्की कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी के कारण अलग अलग देशों के बीच में हम निरपेक्ष गरीबी का जो माप है उनकी जो तुलना है वो सरलता से कर सकते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी का मापन करने के लिए अलग अलग देशों की तुलना करनी हो तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी का मापन का जो ख्याल है वो अधिक उपयुक्त है और उपयोगी भी माना जाता है। इस प्रकार
अंत तक आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आपके हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं जितने भी और आपके ग्रुप में इनको शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो से रिलेटेड या तो विषय से रिलेटेड आपको कोई भी प्रकार की क्वायरी हो तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क सूत्र है 9825581539। इस नंबर पर आप कोई भी प्रकार की उलझन, समस्या या प्रश्न का समाधान कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।